Good morning, everybody. How are you? You are fine at your place and concentrate on your studies. Okay. In previous classes, we will be read and describe and discuss chapter number 1 civics part 1. यानी ये chapters जो है उसको एक मीटिंग में कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए part 1, part 2, part 3 कर दिया. ठीक है. Some view of point we will be discussed in previous meeting, and today same chapters we will be discuss some other view of point. Okay, which view of points that everybody look at the blackboard. Today's our chapter is to follow chapter number 1 civics. आज हमारी सेकंड मीटिंग है. ओके, हमारा चैप्टर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान. भारतीय संविधान के बारे में हमने इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया था. ओके, अब हमारा जो टुडेज जो व्यू ऑफ पॉइंट है, जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है, वो है चैलेंजेस व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो है जब उसको प्रिपेयर किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस आए. एक काफ़ी 3 या 4 ईयर्स की काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स के बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स हुआ था. लेकिन जब ये प्रिपेयर हो रहा था तब किस किस प्रकार की चैलेंजेस जो है, जो हमारी कमेटीज़ जो थी, जो हमारे पीपल जो इसको बनाने में लगे हुए थे, उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा. इन दिस पॉइंट हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. देखिए, जब भी किसी भी प्रकार का कोई रूल एंड रेगुलेशन आया है, कोई आर्टिकल्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइन हुआ है, तो उस समय काफ़ी चैलेंजेस जो है उनको फेस किया गया था. तो इंडिया वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग्ड टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड द डिस्टिंक्ट कल्चर्स. ये सही बात है. भारत जो है वो वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी बहुत सारे समुदाय जो है इसके अंदर है. जैसे हु स्पॉक द डिफरेंट लैंग्वेजेज, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जो रिलीजन है, धर्म जो है उससे संबंधित है, और अलग अलग उनकी संस्कृति है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए वे that it reflect a respect of the maintaining the diversity while the preserving unity. यानी ये कहता है कि सबसे पहले तो एक शब्द आता है कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी भारत जो है विविधताओं का देश है. उसमें अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग धर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं. जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारी मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे हमारे रिलीजन्स होते हैं, हमारे धर्म होते हैं, हमारे कल्चर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं या नहीं होते. हमारे यहाँ पे हिंदी, गुजराती, मराठी, बहुत प्रकार की लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. बहुत सारे रिलीजन धर्म है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं. साथ ही हमारे कल्चर, हमारी जो संस्कृति, हमारे तीज त्यौहार, ये भी काफ़ी डिफरेंट है. तो इतनी होल कंट्रीज जिसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान की रचना करना सबसे बड़ा चैलेंजेस था. कैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना था कि जितने भी डाइवर्सिटीज़ के जो लोग हैं, इतनी जो विभिन्नताएं यहाँ पर जो भरी हुई हैं, उन सभी धर्मों और कल्चर जो है उन सब का रेस्पेक्ट हो सके, और उनकी यूनिटी, उनकी एकता को बनाए रखने के लिए ऐसे व्यू ऑफ पॉइंट्स को जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाए, ताकि किसी की भी धार्मिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जो भावनाएं हैं उनको ठेस न पहुँचे. तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच वे दैट इट रिफ्लेक्ट अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी. तो उनका सबसे बड़ा जो हाईलाइट, जो रिफ्लेक्शन था वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में ये था कि वो रिस्पेक्ट करे फॉर द, किसके लिए, मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी, जो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उसको मेंटेन करने के लिए, वाइल द प्रिजर्विंग यूनिटी, और साथ ही साथ जो हमारी यूनिटी है वो भी बरकरार रहे. यानी ये जो विभिन्नताएं हैं, यूनिटीज़ जो है, हमारी जो एकता है वो भी बनी रहे. यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन फिट होता है कि भारत विविधता में एकता का देश है कैसे. हाउ द इंडिया एज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी. ठीक है. तो यहाँ से आप इसके बारे में लिख सकते हो कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, कल्चर के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग धर्म होते हैं. ये अलग अलग होते हुए भी एक भारत कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंदर अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं. ओके.
Indian constitutions also know the consent of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑल्सो शो, वो हमेशा शो करता है कंसेंट ऑफ द एरेडिटिंग पॉवर्टी थ्रू द सोशो इकोनॉमिक रेफर्स एज वेल एज द सम की ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो। यानी कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा ये दर्शाता है या ये एडिटिंग करता है या ये बताता है कि हमारी जो पॉवर्टी, हमारी जो गरीबी रेखा है और जो सोशो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है वो एज वेल एज द क्रिटिकल रोल ऑफ द पीपल कैन प्ले द चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश के अंदर चाहे वो पॉवर्टी रेखा के नीचे ये जीवन यापन कर रहा हो या वो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर हो, इन चाहे कैसा भी हो, किसी भी कास्ट, जाति, धर्म या किसी भी प्रकार की मतलब अपनी वर्कर फॉर्म में हो, उनके लिए यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का सम्मान अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया था, जिसका मतलब है प्ले रोल इन वोट कास्टिंग। यानी अपने द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव के माध्यम से लड़ना और फिर अपनी गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो फीचर्स है वो यही है, इलेक्शन। क्या है बेटा? इलेक्शन, ताकि पीपल जो है वो अपने पसंद की सरकार को क्रिएट कर सके, ताकि वो उनके लिए जो है वो शासन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है की फीचर्स ऑफ, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। की फीचर्स ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या क्या हैं देखिए। आज हम बहुत सारे व्यू ऑफ पॉइंट जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। की फीचर्स यानी अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो पहला आता है फेडरलिज्म। क्या आता है? फेडरलिज्म। सेकंड आता है पार्लियामेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट। और नेक्स्ट आता है यहाँ आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेक्युलरिज्म। ओके, ये जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है ये आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके मीन जो है जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। क्या होता है? संघ। संघ का मतलब ये होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के एक से ज़्यादा लेवल होते हैं, उसे कहते हैं फेडरलिज्म। ओके, व्हेन देयर इज ए, संघवाद का मतलब होता है कि यहाँ पर अलग अलग ग्रुप के व्यक्ति कैबिनेट होकर के हमारी सरकार को चलाते हैं, उसे बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। ओके, when there is a more than one level of government in a country, it is called the federalism। वह देश जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट। तो भारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हाई कमांड होती है और स्टेट जो होता है वो उससे डाउन प्लेसेस पे होता है। यानी भारत जो है अलग अलग टेरिटरी और स्टेट्स में बदला हुआ होता है। टेरिटरी पोर्शंस पर हमारा सेंट्रल जाता है और स्टेट पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। तो यहाँ 2 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द पंचायत राज एट द विलेज। फिर यहाँ पर स्टेट लेवल के बाद में हमारा थर्ड लेवल जो आता है वो आता है पंचायत राज। ये पंचायत राज जो होते हैं वो विलेज लेवल पर होते हैं। आगे बात समझ में। अब ये कहता है द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की थर्ड टायर जो होती है वो क्या होती है? पंचायत राज, जो कि गाँव के अंदर जो सरकार होती है वो। तो पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और थर्ड नंबर पर आता है पंचायत राज। ओके, the constitution include list that the specify the subjects that each tier of government can make laws on।
कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर एक स्पेसिफिक लिस्ट जो है उसको फॉलो की गई है, इंक्लूड्स की गई है कि जो भी सब्जेक्ट है, यानी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल है, स्टेट है, पंचायत है, ये तीनों टायर्स जो हैं वो अपने लिए कानून बना सकती हैं। आगे बात समझ में। अभी स्टेट पे है, हम स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो अभी कांग्रेस की सरकार है, जो कि अशोक गहलोत की सरकार है। तो हाँ, इस राजस्थान के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन जो है उसकी फॉर्मेशन कौन करता है? हमारी स्टेट की गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे यहाँ पर जो 3 टायर्स जो होते हैं, वो तीनों ही टायर्स जो होते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने लिए लॉ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। while each state in India enjoy the autonomy of the exercising power on certain issues, they are bound to follow the law of central government as matter of the national concern। देखिए, इसने बोला है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर नियम और कानून बना सकता है, प्रत्येक स्टेट जो है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसी इनको ऐसा पावर दिया गया है, लेकिन उस पावर की भी कुछ सर्टेन अगर इश्यूज़ होते हैं, कुछ इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ बाउंडेशन होती है। इन बाउंडेशन के अंदर रह कर के ही वो जो है अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मैटर पर, चाहे वो नेशनल या जो भी राष्ट्र संबंधित कोई मैटर आएगा तो वो उसके अंदर कंसल्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधिपत्य में रह करके वो अपने लिए नियम और कानून जो है उसको बना सकता है, लेकिन वो बहुत सारी लिमिटेशन और बाउंडेशंस के अंदर ऐसा कर सकता है। फिर सेकंड हमारा आता है पार्लियामेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसदीय। तो संसदीय फॉर्म के अंदर जो सरकार होती है उसको कहते हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, ये हमारे की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। हिस्ट्री यानी अगर हम एसएसटी पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, ये 2 पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैकबोन होती है हमारे हिस्ट्री की, हमारे जो ऐसे सोशल स्टडी के अंदर सिविक्स की। तो आप लोगों को बहुत ही अवेयर होकर के इस चैप्टर को सुनना है। हम पढ़ रहे हैं या हम डिस्कस कर रहे हैं की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें फर्स्ट फीचर्स जो था वो था फेडरलिज्म। सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय सरकार की संरचना जो है वो किस प्रकार से है? द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी अलग अलग टायर्स की जो गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल है, स्टेट है, पंचायत जो है, आर रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव। वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रन होती है, बिल्कुल सही है। अलग अलग लोकल प्लेसेस पर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है, फिर वोट कास्टिंग की जाती है। लोकलाइज पीपल जो है वो वोट कास्टिंग के लिए जाते हैं। वोट कास्टिंग का जब रिजल्ट आता है तब डिसाइड होता है कि यहाँ पर कौन सी सरकार जो है वो बनेगी। तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसकी सरकार बनती है जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट होकर के यहाँ पर आया है। इट ऑल्सो गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरिंग फॉर ऑल द सिटीजन। और ये उत्तरदायी होता है, आंसवरेबल होता है किसके? एडल्ट फ्रेंचाइज पर्सन हु 18 ईयर्स ओल्ड, वह व्यक्ति जो 18 ईयर्स ओल्ड है उसको जो राइट मिलता है वोट का वो कहता था एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमारे 18 ईयर्स ओल्ड के जो सिटीजन्स हैं जो वोट कास्टिंग करते हैं उनके लिए वो गारंटीज होता है, उत्तरदायी होता है। This also discourages the discriminations on the basis of caste, class, gender, etc. यहाँ पर अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्करेज होती है बेसिस ऑफ द कास्ट, क्लास और जेंडर। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होती है कि जब हमारी इलेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव की जो लिस्ट होती है उसके अंदर क्या क्या किस बेस पर होता है। देखिए, मैंने बताया कि कुछ व्यू पॉइंट जैसे कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, यानी SC, ST, OBC, जनरल, इस क्लास के जो व्यक्ति हैं उनके लिए अलग अलग सीट होती है।
जेंडर, लिंग के आधार पर भी सीटें अलाउड की जाती है, यानी कुछ सीटें फीमेल्स के लिए होती हैं और कुछ सीटें मेल के लिए होती हैं। इट एम्प्लाइज दैट द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली elect their representative and these elect representative are in turn directly accountable to the people। हमारे यहाँ पर इम्प्लीस यानी पीपल जो है वो डायरेक्ट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, और जब चुनकर के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है टू द पीपल, पीपल के लिए उत्तरदायी, यानी उनके लिए सुख सुविधाएं, उनके जो वर्क हैं उन सब के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण। हम जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, शक्तियों को बांट दिया गया। जब आप 9th स्टैंडर्ड में आएंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, इसी पॉइंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ क्रिएट होगा। यहाँ आपका केवल एक व्यू ऑफ पॉइंट दिया है सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, there are 3 organs of the state, namely legislatures, executive and judiciary। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। न्यायपालिका, आगे बात में कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका। द लेजिस्लेचर रेफर आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो लेजिस्लेटिव होता है वो रेफर करता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, और जो एग्जीक्यूटिव जो होती है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट, कानून बनाने में, इम्प्लीमेंटिंग करने में और सरकार को चलाने में। जुडिशरी जो होती है वो रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट, हमारे न्याय से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसको फॉलो करती है हमारी जुडिशरी। ओके, इन दिस कंट्री फॉर द प्रिवेंटिंग द मिस यूज ऑफ पावर, हमारे देश में अगर कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो जुडिशरी जो है वो उसके प्रति एक्शन लेती है, जिसके साथ में इस प्रकार का यानी मिस यूज हुआ है वो जाकर के कोर्ट में अपनी फाइल जो है वो अप्लाई कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, ताकि उसके पक्ष में और विपक्ष में जो है वो न्याय दिया जा सके। हर स्टेट के अंदर इसकी एक ब्रांच होती है, जुडिशरी की जो है वो ब्रांच होती है। इट ऑल्सो एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द 3 ऑर्गन्स, और यहाँ पर ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के अंदर शक्तियों का जो है पृथक्करण कर दिया जाता है। फिर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ रहा है बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो है फंडामेंटल राइट। क्या आएगा, फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है उसका मतलब होता है मौलिक अधिकार, मानव यानी मौलिक अधिकार जो है वो मानव अधिकार के नाम से भी जानी जाती है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो सिटीजन्स जो हैं उनको दिए गए थे। यानी देयर आर द 6 फंडामेंटल राइट, पहले 7 थे, उसमें से एक को रिड्यूस किया गया था जो कि था संपत्ति से रिलेटिव, प्रॉपर्टी, विल पावर जो थी उससे रिलेटिव जो था हमारा राइट, उसको रिड्यूस किया गया था। देयर आर ओनली द 6 फंडामेंटल राइट एट द प्रेजेंट टाइम। तो फंडामेंटल राइट्स आर द डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक अधिकार को कंसिस्ट किया गया था। दीज राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द एबिलिटी, वो किसी भी प्रकार के जैसे हम बोलते हैं ना शोषण के प्रति उनको राइट दिए गए थे, प्रोटेक्शन दिया गया था। एंड द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, और एब्सोल्यूट पावर जो है प्रत्येक राज्य में अलग अलग दे दिया गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। व्यक्तिगत रूप से हर राज्यों को अलग अलग अधिकार दिए गए थे, वहाँ के सिटीजन को अधिकार दिया गया था। द डाइवर माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी एक्सप्रेस किए गए थे राइट को। एंड दैट वुड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। मेजोरिटी के आधार पर अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पर बहुत सारे अधिकार जो है वो दिए गए थे, स्पेशल कोटेशन दिया गया था इन लोगों को। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर greater social and economic reform of survey as guide to the independent India state it the institutions law and policies that help reduce the poverty of the masses। ये सारे हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था, ताकि हर जो सिटीज़न है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। अगर उसके साथ में किसी प्रकार का मिसयूज़ हुआ है, उसके मानव अधिकारों का अगर हनन हुआ है, तो वो अगर वो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रखा है, तो इन सब को इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो दिए गए थे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आता है वो आता है सेक्युलरिज्म। क्या आता है? सेक्युलरिज्म। ओके, सेक्युलरिज्म जो होता है इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होता है, किसी धर्म विशेष को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, इसी वर्ड को बोला जाता है सेक्युलरिज्म। ओके, यानी धर्मनिरपेक्षता। A state which does not officially support any one religion। किसी भी स्पेशल किसी एक धर्म को, किसी एक राष्ट्र के धर्म को यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं किया जाता। इट इज़ कॉल्ड द सेक्युलर स्टेट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एम्फेसिस ऑन द सेक्युलरिज्म। हमारा भारतीय जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत कैसा संविधान है? भारत धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ऑल रिलीजन्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पर सभी जितने भी लोग जो हैं जिनको ट्रीटेड किया जाता है वो इक्वली बेस पर किया जाता है। ओके, कंट्री एंड द अदर और टू इंक्लूडिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रियल अस। और ऐसे बहुत सारे नियम कानून भी बनाए गए हैं कि व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन करके वो अपने लिए इलेक्शंस को भी क्रिएट कर सकता है। आज आपका चैप्टर जो है वो यहीं पर ओवर होता है। ठीक है, now so your meeting is going to end. Thank you for joining this meeting and concentrate on these chapters. Okay, thank you beta, bye.